हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो क्लास 7 की NCERT की हिस्ट्री चल रही थी उसका पहला, दूसरा और तीसरा लेसन पूर्ण रूप से कंप्लीट करा दिया गया है और आपका चौथा लेसन चल रहा था। तो चौथे लेसन का पहला लेक्चर भी कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप लोग उस वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 यानी कि चौथे लेसन का दूसरा लेक्चर। तो हम आपको बता दें कि हमने 4 यानी कि आपका जो चौथा लेसन चल रहा था उस चौथे लेसन का पहले लेक्चर हमने जिस टॉपिक पर ख़त्म किया था हम वहीं से टॉपिक को उठा रहे हैं। तो हम चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी लेसन 4 चल रहे थे और यानी कि लेसन 4 और तुगलक काल की शुरुआत, मतलब तुगलक काल उस शुरुआत को हम लोग देख लिया था। उसके बाद तुगलक काल हम लोग देख रहे थे जो कि चला कब से कब तक, ये देखिए, जो कि 1320 से लेके 1422 ईस्वी तक चला था तुगलक काल। ये तो आप लोगों ने देख लिया था पहले लेक्चर में। फिर हम लोगों ने ये देखा था तुगलक काल की जो संस्थापक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक, ठीक। फिर उसके बाद उनका पुत्र आता है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जिसके बचपन का नाम होता है जौना खां। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं जौना खां का जो शासनकाल यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल चलता है वो चलता है 1325 से लेके 1351 ईस्वी तक दोस्तों, ठीक। ये भी हम लोगों ने पहले लेक्चर में देख लिया था। फिर ये देखा था इनके बचपन का नाम जौना खां होता है, फिर जौना खां के नाम पर ही जौनपुर का नाम पड़ता है, ये भी देख लिया। फिर इनके ही शासनकाल में इब्न बतूता भारत से आता है जो मोरक्को का रहने वाला होता है। और फिर उसकी एक पुस्तक होती है रेहला, ठीक। उसमें किस बात का जिक्र किया गया है, तो भारत की यात्रा का, जिस टाइम वो भारत की यात्रा कर रहा था उन्हीं सब बातों का उसमें जिक्र किया है अपनी पुस्तक रेहला में, ठीक। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लेसन 4 के पहले वीडियो में यानी कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जान लिया था। फिर हमने आपसे ये कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक की उन्होंने कुछ योजनाएं चलाई थी, जो उन्होंने योजनाएं चलाई थी उनकी सारी योजनाएं विफल हो गई, यानी कि वो सफल नहीं रही, वो असफल हो गई। क्यों असफल हो गई और उन्होंने ये योजनाएं क्यों चलाया था, उनकी योजनाएं कौन कौन सी थी, तो हम लोग आज इन सब बातों को आपके यानी कि दूसरे लेक्चर में हम लोग जानेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जिनका शासनकाल आप देखते हो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक चलता है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ योजनाएं भी रही। आज खास टॉपिक करके आपका ये है इनकी योजनाएं के बारे में, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक की। तो मैं आपको बता दें इनकी जो योजनाएं, यही टॉपिक आज हम लोग पकड़े हैं और इसी पे हम लोग आज जानेंगे इनकी योजनाएं के बारे में। तो आपको यहाँ ये देखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं चली, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने योजनाएं जो चलाई थी वो क्यों चलाई थी। सबसे पहले उस क्यों का जवाब समझो कि उन्होंने योजनाएं क्यों चलाई। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि उनकी योजनाएं कौन कौन सी थी और उनकी योजनाएं क्यों अविफल हो गई थी, ठीक। तो हम आपको बता दें कि सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नवीन योजनाएं चलाई जिससे आर्थिक सुधार हो सके। तो ये समझिए, तो उस टाइम क्या था, सुल्तान तो यही थे, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। फिर उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम सुल्तान तो यही थे, मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे बात ये समझो। फिर यहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने योजनाएं तो चलाई, लेकिन वो योजनाएं क्यों चलाई थी। तो यहाँ पे क्यों का जवाब ये है कि सुल्तान ने, उस टाइम सुल्तान तो यही थे, तो ये समझो, सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति मतलब उन्नति, ठीक है। सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति, ताकि उनके साम्राज्य की प्रगति हो सके, वो और आगे विस्तृत हो सके, इस उद्देश्य से। और समझो, और सुव्यवस्था यानी कि खूब अच्छे ढंग से सुव्यवस्था के लिए कई नवीन मतलब नई उन्होंने क्या क्या योजनाएं चलाई। इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नवीन योजनाएं चलाई जिससे क्या हो सके, जिससे आर्थिक सुधार हो सके। दोस्तों यहाँ पे इनके मतलब ये योजना चलाने की पूरा जो इनका उद्देश्य था वो पूरा निचोड़ ये था कि ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बेहतर से बेहतर सुधार हो सके। उन्होंने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नवीन यानी कि नए योजनाएं, तरह तरह की योजनाएं उन्होंने चलाया। ये तो रहा कि उन्होंने योजनाएं क्यों चलाई थी, ताकि उनकी आर्थिक सुधार हो सके, ठीक। ये तो क्लियर।
अब आपको ये समझना है कि उनकी योजनाएं जो उन्होंने चलाया वो कौन कौन सी योजनाएं थी। उनकी जो पहली योजनाएं थी वो थी दोआब में कर वृद्धि। आपको यहाँ ध्यान देना है, दोआब में कर वृद्धि। ठीक, यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं चली, क्यों चली, वो आप लोगों ने वो समझ लिया। अब नेक्स्ट आपको ये समझना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने योजनाएं चलाई तो उनकी सबसे पहली योजना कौन सी थी। तो उनकी जो पहली योजना उन्होंने चलाया वो ये चलाया कि दोआब में उन्होंने क्या किया, कर वृद्धि कर दी। अब आपको दोस्तों ये समझना है कि दोआब क्या होता है, क्योंकि मैंने आपसे जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको प्रारंभ में ही इस बात को बता दिया था। दोस्तों, जब भी आप कोई भी बुक उठाते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, तो उसके अंतर्गत बहुत से नए नए वर्ड मिलते हैं, आपको नए नए कठिन कठिन शब्द मिलते हैं जिसके अर्थ हमें नहीं ज्ञात होता है। तो हम आपको बता दें कि जब तक आप उन शब्द को, आप लोग कुछ भी पढ़ते हो तो उन जो आपको कठिन शब्द मिलते हैं ना, आप लोग उन्हें नज़रअंदाज मत किया करो। क्योंकि यदि आप लोग ये मतलब आपको कोई भी शब्द मिला कठिन जो हो, आप लोग कहोगे कि चलो उसे छोड़ो, हम आगे चलते हैं। ठीक, तो वहाँ छोड़ के आगे नहीं चलना है, उसे ले के आगे चलना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप उस शब्द को छोड़ देते हो तो आप लोग उस शब्द के माध्यम से क्या मतलब उस टॉपिक के अंतर्गत क्या बातें कही जा रही हैं आप लोग नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमने आपसे पहले भी कहा है कि आपके टॉपिक में जितने भी कठिन शब्द आएंगे, कठिन वर्ड आएंगे, हम उनके अर्थ को स्पष्ट करते हुए आगे चलेंगे। क्योंकि आपको अगर आप उस शब्द के अर्थ को नहीं समझ पाओगे तो उस टॉपिक में उस शब्द के माध्यम से किस बात को स्पष्ट किया जा रहा है आप वो भी नहीं समझ सकते। तो मैं आपको यहाँ सबसे पहले ये बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सबसे पहली योजना चलाई थी वो उनकी सबसे पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि। तो आपको भी ये समझना है कि दोआब का मतलब क्या होता है, ये समझिए कि दोआब का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों समझ लो, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रही हूँ। दोआब, ठीक, दोआब क्या होता है, ये रही एक नदी, ये रही एक नदी। ठीक, यहाँ पे दो नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये भी नदी हो गई। अब इसके बीच का जो क्या है, इसके बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों, इसी को कहेंगे क्या, ये तो रहा आपका क्षेत्र, और इसके बीच के क्षेत्र को ही कहते हैं क्या, दोआब। ठीक, यानी कि जब दो नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसके क्षेत्र को ही कहा जाता है दोआब। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दोआब। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर आपको ये समझना है, अगर आप समझना चाहते हो कि दोआब किसे कहते हैं तो मैंने तो समझाया, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि हम इसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें तो आपको यहाँ पे मैं ट्रिक भी बता देती हूँ। ये समझो, आपको दोआब याद रखना है, आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भैया दोआब क्या होता है। ठीक, तो इसके शब्द से पकड़ना, दोआब यानी कि दो नदियों का प्रवाहित, जैसे दो नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं तो उसके बीच का जो क्षेत्र है इसी को कहते हैं भैया दोआब। तो आपको इस शब्द से ही पकड़ना होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको शब्द ही आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो, कहते हैं ना टीचर लोग आपको इस बात को अच्छे से बता देते हैं कि दोस्तों आपको आपके जो आंसर होते हैं वो आपके क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं, तो इसी तरीके से उसमें छुपे हुए होते हैं, आप लोग जो उसे पकड़ नहीं पाते हो। तो यहाँ पे दोआब, आपको ये समझना है, दोआब शब्द से ही पकड़ लेना है, दो नदियों का आपस में प्रवाहित होना और उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं दोआब। क्लियर, अब हम आगे चलते हैं। अब आपको ये देखना है कि दोआब में कर वृद्धि, यानी कि दोआब तो आप लोगों ने समझा कि दोआब किसे कहते हैं, तो दो नदियों का प्रवाहित होना, तो बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। ये रहा दोआब। अब ये समझो कि उस टाइम दोआब में कर वृद्धि, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, कर वृद्धि। तो ये समझो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उस टाइम क्या किया था, दोआब में यानी कि इन बीच के क्षेत्र में क्या किया था, कर लगाया था और फिर क्या किया, इसी कर में उन्होंने और वृद्धि कर दी। ठीक, इसी कर में उन्होंने और वृद्धि कर दी। तो हम लोग अब आगे समझते हैं गहराइयों में चल के। ये तो आप लोग पहले मैंने आपको यहाँ पे मतलब मैप के माध्यम से मैंने आपको समझाया। और जानते हो दोस्तों, अगर आप जैसे कि कोई भी चित्र अगर चित्र के माध्यम से समझते हो ना तो वो काफ़ी एकदम सेम दिमाग में छप जाती है, तो हम उसे अच्छे से उसे हम सामने भी छाप कर समझ सकते हैं।
तो आप लोग चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश अधिक क्या कीजिए। ऐसे वो क्या होता है, हमें स्पष्ट रूप से समझ में भी आ जाता है, किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं होती है और हम उसे आसानी से दर्शा भी सकते हैं नेक्स्ट जगह। क्लियर? अब ये समझना द्वाब में कर वृद्धि। ठीक, द्वाब समझो, द्वाब ने अपने द्वाब को मतलब द्वाब के शब्द को समझा। अब हम लोग इसकी बातों को समझते हैं। तो समझिए, द्वाब में कर वृद्धि मतलब राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, गंगा एवं यमुना। गंगा यमुना क्या है, नदी ही तो है। अब समझो, गंगा यमुना के बीच समृद्ध एवं जो उर्वरक भूमि होती है, यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो द्वाब होता है ना, वो काफ़ी समृद्ध और उर्वरक भूमि होती है। द्वाब यानी कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है। कैसे, मैं आपको बताऊँ कैसे, अब ये भी समझ लो कैसे। तो मैंने आपसे कहा कि जो द्वाब क्षेत्र होता है वो काफ़ी समृद्ध और उर्वरक से परिपूर्ण रहता है। ठीक, कैसे रहता है तो मैं आपको बताऊं। देखिए, जब दो नदियां प्रवाहित होती है तो वो नदियां कई स्टेटों, कई राज्य से होते हुए चली आती हैं, कई जगह से यानी कई स्थानों से। तो वो अपने साथ क्या लाती हैं, अपने साथ मिट्टियाँ भी बहा के लेके आती हैं। मिट्टी, बालू जो भी होता है, जो भी मतलब उनके साथ जो उनके सामने जो भी वस्तु आ जाती है वो उसे बहा के ले जाती है अपने संग। फिर ऐसे क्या होता है, ऐसे वो जब बहते हुए आती हैं तो वो सारे जो माल होते हैं उसके अंतर्गत जो सारे चीज़ें होती हैं वो साइड में जमते हुए चली जाती हैं। तो क्या होता है, इस तरीके से अलग अलग राज्य की जो भूमियाँ मतलब जो मिट्टी होती है वो नदियों के साथ प्रवाहित हो जाती हैं, बह जाती हैं और आके साइड में जमती रहती हैं। तो ऐसे क्या होता है, वो भूमि काफ़ी उर्वरक हो जाती है। ठीक है, वो भूमि काफ़ी उर्वरक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इस भूमि में पैदावार अधिक होती है। ठीक, आप लोग इस बात को पढ़ोगे, ज्योग्राफी में हम आपको ये भी पढ़ाएंगे। पहले आप एनसीईआरटी कवर करो अपना बेसिक। यहाँ देखिए, द्वाब में कर वृद्धि तो क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा एवं यमुना के बीच का जो समृद्ध एवं उर्वरक परिपूर्ण भूमि थी यानी द्वाब में क्या किया, कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया था। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कर लगाया था और कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया। अब ये भी समझो कि इनकी योजनाएं कैसे विफल हो जाती हैं, कैसे असफल हो जाती हैं। देखो, उसने वहाँ भूमि कर में वृद्धि की, यहाँ पे इस भूमि में क्या की, जो कर लगाया था उसमें वृद्धि भी कर दी। अब ये समझो क्या हुआ, कुछ अन्य करों की भी वसूली शुरू कर दी। मान लिया यहाँ पे इन्होंने कर लगाया था, ठीक, इस भूमि यानी द्वाब में इन्होंने क्या किया, कर लगा दिया। अब इसमें क्या किया, कर तो लगा दिया और इसी कर के साथ साथ उन्होंने दूसरा भी कर लगा दिया। क्या किया, एक कर तो ऑलरेडी वो पहले से ही वसूल रहे हैं और दूसरा भी कर उसी पे ठोक रहे हैं जनता पर। अब देखो आगे क्या होता है, यहीं से गलती होती है इनसे, जो इनकी योजनाएं अविफल हो जाती हैं। क्या गलती होती है समझिए, जिस समय यह कर लगाया गया था यानी कि द्वाब में जिस समय इन्होंने कर लगाया था उस समय यहाँ भयानक अकाल पड़ा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, समझते चलो इन्होंने कैसे शतरंज का खेल खेला था जनता के साथ। देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक कर तो लगा दिया, अब इस कर के साथ साथ इन्होंने एक कर और भी ठोक दिया जनता पर, और कर तो वहाँ पे दो इन्होंने लगा दिया, एक नहीं दो कर लगाया है यहाँ पे द्वाब के क्षेत्रों पे, मतलब द्वाब में। अब क्या हुआ, यहाँ पे कर लगा दिया, अब क्या हुआ यहाँ पे उस टाइम जिस टाइम इन्होंने कर लगाया उस टाइम यहाँ पे क्या हुई थी, इस क्षेत्रों में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। अब आप खुद स्वयं सोच सकते हो, क्या अकाल मतलब उस टाइम यहाँ पे कुछ भी पैदावार नहीं हो रहा था और उसी पे एक नहीं दो कर ठोके जा रहे थे जनता पर। अब जनता कैसे देगी भाई वहाँ पे आपको कर, टैक्स कैसे देगी, जब वो खुद ही भूखी मर रही है तो आपको वो टैक्स कहाँ से देगी। तो समझिए कैसे इनकी जो योजनाएं थी विफल हो गई। क्या हुआ, उस टाइम जिस टाइम यहाँ पे इन्होंने कर लगाया था उस टाइम यहाँ पे भयानक अकाल पड़ा हुआ था, किंतु निरंकुश शासक के भय से, वहाँ पे निरंकुश शासक लगे हुए थे, उनके भय से क्या हुआ, मतलब जो अधिकारी थे, अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी। यानी कि उस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक जिन सेना को यहाँ पे
भेजते थे दोआब में, जाओ कर वसूल कर लाओ, तो वो सैनिक यहाँ पे आते थे। लेकिन यहाँ की जो हालात थे, यहाँ की जो स्थिति थी, उन्होंने इस हालात को, इस स्थिति को, यानी कि जनता के जो भी प्रॉब्लम थे, जो भी समस्याएं थी, उन्होंने इस बात को सुल्तान तक क्या किया, नहीं पहुँचाया। गलती उसमें, वहाँ पे गलती इनकी जो योजनाएं थी असफल हो जाती हैं, यहाँ कारण इनकी भी नहीं थी, यानी कि तुगलक साहब की भी नहीं थी और ना ही वहाँ की जनता की थी। गलती थी तो उनके सैनिकों की थी, जो कर को यहाँ पे लेके सुल्तान के पास क्या करते थे, ट्रांसफ़र कर देते थे, यानी कि लेके जाते थे। यदि उन्होंने, जैसे वो टैक्स को पहुँचा रहे थे सुल्तान के पास, अगर वो ऐसे जनता की बातों को भी पहुँचाते, यहाँ की स्थिति, यहाँ की कंडीशन कैसे है, यहाँ की सिचुएशन कैसे हैं, यदि वो इस बात को भी सुल्तान तक लेके जाते, तो क्या सुल्तान इनके लिए, इनके हित के लिए, यानी कि जनता के हित के लिए कुछ करता? क्या कुछ करता नहीं? क्या बिल्कुल करता। लेकिन उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं रहा, यानी कि यहाँ के जो सुल्तान थे, जो यहाँ से कर को सीधा सुल्तान के पास पहुँचाते थे, उन्होंने सुल्तान से ये बताया ही नहीं कि हाँ दोआब में क्या है, भयानक अकाल पड़ा हुआ है। वो बताते नहीं थे इस स्थिति को सुल्तान को, और यहाँ से टैक्स ले जाने के लिए आ जाते थे। अब जनता कहाँ से देगी भाई, जब वहाँ पे भयानक अकाल पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ आगे देखो, समझो क्या होता है। जानकारी नहीं दी एवं बढ़े कर की वसूली जारी रखी। यहाँ पे एक कर पहले से ही लगा के रखा है और दूसरा कर भी यहाँ पे और ठोक दिया, और जबकि वहाँ पे पैदावार 1% भी नहीं हो रही है। फिर क्या हुआ देखिए, वसूली जारी रखी, यानी भी यहाँ पे इन्होंने देखा कि यहाँ का कंडीशन अच्छा नहीं है, फिर भी उन्होंने हालात को देखते हुए फिर उन्होंने अपना जो कर था उसको जारी रखा। ये नहीं कहा कि हाँ यहाँ पे हालात अच्छे नहीं है। जो सैनिक थे उन्हें सोचना चाहिए ना कि यहाँ के हालात अच्छे नहीं है, तो फिर वो भाई जनता कैसे टैक्स दे पाएगी, कैसे कर दे पाएगी। वो भी एक टैक्स नहीं, 2-2 टैक्स ठोका जा रहा था उनके ऊपर। आगे क्या होता है सोचो। फिर यहाँ पे क्या हुआ, वसूली जारी रखी इन्होंने और खेती बर्बाद हो गई। फिर उसका नतीजा क्या निकला पता है, ये सारे जो उन्होंने खेल खेला उसका नतीजा ये निकलता है कि जो वहाँ की खेती थी वही बर्बाद हो गई। यहाँ की जो खेती थी दोआब की, जो जनता, यहाँ पे जो जनता यानी कि क्या करती थी, प्रजा जो यहाँ पे खेती करती थी, वो खेती ही नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। आगे क्या हुआ, किसान अपने घर छोड़कर जंगलों में छिप गए, भाग गए किसान खेती होती छोड़ के, कहाँ से दे पाएंगे टैक्स। फिर क्या हुआ, इन कारणों से लोगों ने कर देने से इनकार भी कर दिया। यहाँ से जनता ने क्या किया, अब तो सुल्तान मेरी बात समझ नहीं रहा है, यानी कि सुल्तान जो है वहाँ का, वो मेरी बात, यानी जनता ने कहा जब सुल्तान मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, यहाँ पे 1% की भी भाई अकाल पड़ी हुई है, यहाँ पे कमाई 1% भी नहीं हो रही, तो हम टैक्स कहाँ से दें, हम खुद ही भूखे मर रहे हैं, और वो भी एक ने 2-2 कर भरना पड़ रहा है। और यहाँ से जो सैनिक कर को ले जाते थे वो यहाँ के कंडीशन को भी इनके सामने नहीं बता रहे सुल्तान को कि हाँ वहाँ पे ऐसे हालात हैं। फिर भाई नहीं कर रहे थे लोग, नहीं सुने जनता की बात आके। फिर क्या हुआ, जनता ने खेती, उस टाइम खेती ही नष्ट हो गई वहाँ की, और क्या हुआ, जनता ने कर देने से मना कर दिया और वहाँ के जनता ने जाके जंगलों में छिप गए। अब आगे क्या होता है देखो, छिप गए और विद्रोह कर दिया, इनकार भी कर दिया जनता ने कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे, और वहाँ पे इस वजह से संघर्ष भी हो गया, विद्रोह भी हो गया। और बाद में सुल्तान ने राहत के लिए बीज व ऋण की व्यवस्था की, यानी कि इतना सारा जब यहाँ पे खेल हो गया, उसके बाद में सारी मैटर जाती है किसके पास, मोहम्मद बिन तुगलक के पास, यानी कि सुल्तान के पास जाती है। तब सुल्तान क्या करते हैं, यही काम अगर उन्हें पहले, मतलब यही काम उन्हें पहले करना चाहिए था कि जनता को अगर वो पहले से ही क्या करते, बीज और ऋण की व्यवस्था कर देते, तो शायद जनता यहाँ से भागती नहीं और यहाँ की खेती भी नष्ट नहीं होती। क्या हुआ, फिर उन्होंने जब इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, ऋण की व्यवस्था की, बीज और ऋण की व्यवस्था की। तब तक क्या हो चुका था दोस्तों, किंतु तब तक विलम्ब हो चुका था, देर हो चुकी थी। और क्या हुआ, सुल्तान की कर बढ़ाने की जो योजना रही वो असफल हो गई। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि इनकी जो दोआब में कर वृद्धि की योजना रही वो कैसे असफल हो गई, देखा ना आप लोगों ने, यही वजह रहा। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि इसमें, यानी कि इस सारी प्रक्रिया में मोहम्मद बिन तुगलक की गलती भी नहीं थी और ना ही प्रजा की गलती थी। गलती थी तो वो सैनिकों की गलती थी,
सैनिक जो यहाँ से कर को जनता के पास ले जाते थे और क्या करते थे, सुल्तान उन्हें भेजता था यहाँ पे कर लाने के लिए। अगर वो जैसे कर को सुल्तान के पास पहुँचा रहे थे, अगर वो इस बात जनता के बात को भी सुल्तान के पास पहुँचाते तो जो सुल्तान ने कर और ऋण की व्यवस्था यानी कि बीज और ऋण की व्यवस्था की थी वो पहले ही कर देता, तो यहाँ के सैनिक जंगलों में छिपते नहीं, विद्रोह नहीं करते और भयानक स्थिति उत्पन्न नहीं होती, किसान यहाँ के मारे भी नहीं जाते। तो इस प्रकार से उनकी जो दोआब में कर वृद्धि की योजना रही वो क्या हो गई, असफल हो गई। ठीक है दोस्तों, ये तो रही इनकी पहली योजना कर वृद्धि। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि उनकी जो दूसरी योजना थी वो थी राजधानी परिवर्तन। क्या उनकी जो दूसरी योजना रही वो रही राजधानी परिवर्तन। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब इनकी जो दूसरी योजना थी क्या, राजधानी परिवर्तन। क्या थी, राजधानी परिवर्तन। ओके गाइस, तो हम आप लोगों ने जाना कि कैसे मोहम्मद बिन की योजनाएं चली और उनकी जो पहली योजनाएं थी दोआब में कर वृद्धि वो कैसे असफल हो गई। ठीक है दोस्तों, अब इनका जो नेक्स्ट योजना रहा दोआब मतलब राजधानी परिवर्तन, इस पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप थोड़ा ही समझो लेकिन समझ में आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कम ही खाओ लेकिन टेस्टी खाओ, स्वादिष्ट खाओ। ओके दोस्तों, आई होप कि हमारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, और नहीं भी अगर आई है तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, हम उसे वीडियो के माध्यम से पुनः बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।